और आज इस मंच पर इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद रमेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही कि कौशिक साहब के कौशल ने सोनीपत को कहां तक पहुंचाया है, देश के नक्शे पर, हरियाणा के नक्शे पर। आज आप एक सांसद हैं, बतौर एक मंत्री भी आपने सेवाएं करी हैं, तो सोनीपत की जनता जब आप पर देखती है, आपको देखती है, वो किस उम्मीद के साथ देखती है और किन किन उम्मीदों को अब तक रमेश कौशिक पूरा करते आए? मैं सबसे पहले भारत 24 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा या मन की बात का प्रोग्राम शुरू किया है जी। इससे हरियाणा में के लोगों में एक नई सोच आएगी, नई क्रांति आएगी और लोग को ये पता चलेगा कि जो हमने अब तक किया है, क्या हमने कुछ किया है या नहीं किया है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने प्रोग्राम किया था यहीं जहाँ आप बैठे हो, इसे थोड़ी सी दूरी पर और इसमें राई पड़ता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, और उसमें उस समय हमने केएमपी, केजीपी और 12 लाइन का ये जो नेशनल हाईवे है इसका काम शुरू किया था। आज इस बात का सौभाग्य है कि केएमपी और केजीपी पूर्ण रूप से चालू हो चुके हैं और दिल्ली को काफ़ी राहत इससे मिली है, जो पूरी अपने पार्लियामेंट में से हो से गुजरती है। और अभी हमने इसके साथ एक और किया है, केएमपी के साथ साथ एक नई रेलवे लाइन बना के उसको सोनीपत के पास हरसाना स्टेशन है, उसे लिंक करने का काम हम कर रहे हैं। उसका काम शुरू हो गया है। पिछले दिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास भी कर दिया था। और फिर 12 लाइन का जो नेशनल हाईवे है पानीपत तक, इसमें काफ़ी रुकावटें आई, बीच में किसान आंदोलन आया, कोरोना आया, लेकिन उसके बाद भी अब ये 10 तारीख जो है इसको भी एक पुल खुल जाए, एक पुल बचेगा जो 15 मार्च तक ये पूरा पानीपत तक कंप्लीट हो जाएगा। 12 आज जो अगर हम बात करें तो एक सोनीपत से जमुना से लेके सीधा खरखोदा, सांपला और झज्जर तक, जहाँ 2-2 घंटे लगते थे, 40 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वो रोड भी कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया था। इसके साथ साथ हमने जो जींद मेरी पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, जींद में सारी पार्टियां सिर्फ रैलियां करते थे और जींद में कोई काम नहीं होता था। आज जींद को हमने 7 नेशनल हाईवे से जोड़ा है और लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक शहर का नाम बताओ जो इतने नेशनल सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे से जुड़ा हो। हमने अब जींद से आपका गोहाना पहला नेशनल हाईवे बनाया, लेकिन अब उसके पैरेलल एक और जींद, गोहाना, सोनीपत, और इसको हम जो देहरादून वाला नेशनल हाईवे है हरिद्वार जाने वाला, उसमें हम इन्हें जोड़ रहे हैं। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी आए थे, गडकरी जी, वो घोषणा भी करके गए थे। कौशिक जी, आपने जिक्र किया कि किस तरह से घंटों भर का सफर 40 मिनट में तय हो जाता है। ये बात हो गई उस सोनीपत की जिसमें हाईवेज का जाल बिछा दिया गया है, बाहर से जो बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन जब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मन की बात करते हैं, तो उनकी बातों से यूं झलकता है कि आप कतार में खड़े हुए एक आखिरी शख्स तक भी तमाम सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो इस सोनीपत की कतार में जो एक आखिरी गांव है, जो सड़कों के लिए, जो बेसिक गलियों के लिए, नालियों की तमाम सुविधाओं के लिए तरस रहा है, वो एक गांव का आदमी जिसे अपने दफ्तर पहुंचने में जो उसका रास्ता 15 मिनट में तय हो जाना चाहिए, उसको आधे घंटे लगते हैं क्योंकि सड़क टूटी हुई है। तो उस तक आप ये सुविधाएं कब पहुंचे? एक मिनट, अब मैं बताना चाहता हूँ, रोहतक से जुलाना जींद रोड था, जहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया था, जींद शुरू होता था, रोड नाम की चीज नहीं थी। इसी तरह सोनीपत से गोहाना जींद था, उसके भी ये हालात थे। आज हमने जींद को, वो नेशनल हाईवे लगभग कंप्लीट हो गया, रोहतक जुलाना जींद वाला होने वाला। जींद का बाईपास बना, 1000 करोड़ रुपए तो उस पर खर्च किए, जो चालू हो चुका है। जींद से नसंद करनाल नेशनल हाईवे है, जींद से भिवानी नेशनल हाईवे से जोड़ा है, और दिल्ली से कटरा जो नेशनल हाईवे है उसका काम भी लगभग 50% के करीब कंप्लीट हुआ है। और एक कोटपुतली से अम्बाड़ा वाला है, वो कंप्लीट होकर अपना चालू हो चुका है। अब 2 घंटे में वहाँ से हम चंडीगढ़ पहुँच सकते हैं, जो नेशनल हाईवे का एक काम है। इसके बाद दूसरा काम है
अगर किसी शहर का विकास करना है या देहात का विकास करना है तो नेशनल हाईवे से अच्छे रास्तों अच्छी रेलवे लाइन से जोड़ना पड़ेगा। चाहे पहले सोनीपत था, फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाड़ा, करनाल, ये सारे अगर तरक्की की थी ये नेशनल हाईवे पर थे। जींद हमारा काफी पिछड़ा हुआ था, आज जींद सबसे अच्छा होने जा रहा है। इसके साथ साथ जिस एरिया का आपने आगे बढ़ाना है वहां पर नेशनल हाईवे के साथ साथ ना रेलवे के भी वो करने हैं। रेलवे का हमने सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन वो कंप्लीट किया। 3 ट्रेन। रेलवे का आपने जिक्र किया तो मुझे रैपिड मेट्रो की याद आ गई। हाँ वही अभी बता रहा हूँ मैं, कोई चीज नहीं बचेगी जी। तो वो हमने पूरी करके 3 ट्रेनें उस पर चल रही है। अब सोनीपत से डायरेक्ट जींद पर होते दिल्ली से आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? अभी- ये तो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है हरियाणा के लिए। कौन सा दिल्ली रैपिड वाला? मेट्रो को वो लेकर। अब मैं बता देता हूँ, 1 मिनट सुन लो। जी। रेलवे लाइन थी, चाहे रोहतक जुड़ना जींद वाली थी वो बिजली करवाई, जींद से सफेदों पानीपत थी वो बिजली कराई है, रोहतक से गोहाना पानीपत थी वो बिजली की, और सोनीपत गोहाना जींद वो बिजली का काम कंप्लीट हो गया है। जो 1000 करोड़ के काम हमने ये इस तरह से किए हैं। रेल कोच फैक्ट्री रूप में हमने गन्नौर में उसका उद्घाटन हो गया, उसमें कोचेज बनने शुरू हो गए हैं। उसका भी पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। अब गन्नौर में हमने कंटेनर डिपो बनाया है जहां से माल कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं से भी दुनिया में किसी देश से आप कर सकते हो, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। अब मैं बताना चाहता हूँ आखिरी आदमी तक हम कैसे पहुंच रहे हैं। आखिरी आदमी तक देहात है हमारा सारा क्षेत्र। आज गन्नौर में जो जमीनों के रेट थे जो 40 लाख 30 लाख रुपए थे, आज वो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया वहां रेट हुआ है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत से गांव ऐसे हैं उन पर लोग आके रह रहे हैं, रेंट का काम है, चाय की दुकान, दूसरा सारा वो चला हुआ है, उससे विकास हुआ है। अब मारुति हम खरखोदाम ले आए हैं, एक मारुति ने गुड़गांव को कहां से कहां पहुंचा दिया था, और हमारे यहाँ तो रेल कोच फैक्ट्री और मारुति आई है। खरखोदाम बड़े भारी जमीनों रेट पहुंचे हैं और इस इलाके में खुशहाली आई है। गुड़गांव में भी यही तरक्की हुई थी, और आज चाहे रेल कोच फैक्ट्री के रूप में, कंटेनर डिपो के रूप में, रेलवे लाइन की एक बढ़िया सर्विस आ रही। हमारे दोनों रेलवे स्टेशन सोनीपत और जींद को हम मॉडल रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, गोहाना को साथ ले रहे हैं। मेट्रो का तो कब से इंतजार हो रहा है, मेट्रो पहुंची नहीं। रैपिड ट्रेन का जो आप पूछा था उसका मैं बता दूं, अभी मार्च की तारीख लगी है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट उसमें अपना हिस्सा पैसे जमा नहीं करवा रही थी। मैंने तो फिर क्या हरियाणा ये खाप छोड़ दे? दिल्ली गवर्नमेंट नहीं मानती है तो मानना पड़ेगा। यूपी के लिए भी नहीं करवा रही थी, मेरठ वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। उन्हें कहा इतने दिन के अंदर अंदर अपने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। पिछले इस महीने की 18 तारीख को हमारी तारीख थी सुप्रीम, अगले पे ये हाजिर हो जाएंगे सारे, और उसमें वो केस भी मैंने खुद फाइल करवाया, मतलब कागज लेके जब ये देखा तो डलवा के दिल्ली गवर्नमेंट जमा करा दी, हरियाणा अपने हिस्से देने के लिए तैयार है। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, उसी की वजह से और रुका हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा तो दिल्ली गवर्नमेंट को जमा कराने ही पड़ेगा। चलिए वो देखते हैं तो भविष्य के गर्व नहीं, भविष्य नहीं, लंबा टाइम नहीं बचा है, 2-3 महीने के अंदर अंदर इसको निपटा लेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो अगर रमेश कौशिक जी कह रहे हैं तो भारत 24 ये बात मान लेता है और हमारे दर्शक भी मान लेंगे। सर अब जो क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन आपका भी एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, अभी 2024 हमारा तो 24 कुछ नहीं, हमारा एग्जाम तो डेली होता है, सुबह शाम हो जाता है, और हमें पता होता है हम किस पोजीशन पर किस पर नहीं है। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स तो देखिए 24 में ही आएंगे, एमएसटीज होते रहेंगे। ऐसा है, भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है रिजल्ट की कभी परवाह मत करो, अपना कर्म करते हो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने वाला आदमी परेशान होता है, वो नहीं करनी चाहिए। उसका अपना कर्म ठीक करो, उसी से काम चलेगा। इसलिए मैं कभी अपने दिमाग पे बोझ नहीं रखता कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, जो भगवान को अच्छा लगा वो ठीक होगा, बस उसके ऊपर छोड़ दो। आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर, फिर रैलियां, ये जन संबोधन, ये सब क्यों करते हैं? ये पॉलिटिकल है, राजनीति का हिस्सा है। सर आप भी तो राजनीति का हम राजनीति हिस्से में, मैं कह रहा हूँ कर्म करो, ये भी कर्म में आ जाता है। लोगों से जुड़ना कर्म है ना, उसमें जुड़ना पड़ेगा अपने। तो वो ज्यादा अच्छा नहीं कि आप कर्म करके ही लोगों से जुड़े, बजाय कि इन जनसभाओं से, इन रैलियों से। जब आप काम करिएगा तो जनता जुड़ेगी। ऐसा है, हर तरीका अपनाना पड़ता है।
मैं एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो बनवा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं थी, वो बनवा ली। मतलब कोई काम अगर मेंबर पार्लियामेंट का बचा हो, उसकी जिम्मेवारी मैं उठता हूँ। आप तो आप हो, आप बता दो पूरे पार्लियामेंट में, जींद में जो एमपी का काम हो बचाओ, मैं उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर खुद लेता हूँ। रही दूसरी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमारी इतनी स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत है, फसल बीमा योजना है, इसके साथ साथ सर विपक्ष कहता है ये सब कुछ कागजों में बहुत सुंदर लगता है, धरातल पर कोई असर नहीं दिखाई अपोजिशन का बेचारे का काम यही कहने का है, उनको रिजल्ट आ जाए जब तो पता चल जाना चाहिए। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी अब 3 स्टेट हुए थे, उनसे पूछ लो अब तुम्हारा क्या हुआ है। इसलिए कोई वो सर नहीं। दूर मत जाइए, बीजेपी से ही सवाल है। सोनीपत में कहाँ है? ना मेयर है ना एमएलए है बीजेपी का, तो सोनीपत में ही कहाँ है बीजेपी? सोनीपत में बीजेपी है। अब नु बताओ, यहाँ से मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 1,65,000 वोट से यहाँ से चुनाव जीता गया। ये बीजेपी है या नहीं है? फिर लेकिन हमारी सोनीपत ये की यहाँ जो सुनो, लोकल्स की बात लोकल, ये हमारी सोनीपत की सीट है, यहाँ से हमारा बीजेपी का है, बराबर में गन्नौर है वहां से। और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं गन्नौर से भी एमएलए रहा हूँ और राय से भी एमएलए रहा हूँ। दोनों सीटें वैसे भी बनी है और दोनों उम्मीदवार शानदार जीत भी दर्ज किया। अगली बार हम सारी सीटें मैक्सिमम हम ये जीत लेंगे। और इसके साथ साथ आज एजुकेशन का हब है सोनीपत। जितनी यूनिवर्सिटियां मेरे ख्याल में किसी शहर में जितनी सोनीपत में, जिसमें ये जहां हम बैठे हैं, ये भी रिसीव्ड भी अपने आप में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अशोक है यहाँ, SRM यहाँ, जिंदला यूनिवर्सिटी यहाँ, मतलब हर अपनी इसकी है, फैशन डिजाइनिंग की उसकी भी है, फूड की भी है, हर यूनिवर्सिटी। और अभी बेसिक स्कूल एजुकेशन की बात करें हाँ तो क्या बेसिक में अभी हमने पिछले लास्ट ईयर राय में ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया है। और आज ये हमारे सौभाग्य की बात नहीं है, हमारी पॉपुलेशन का % है, हिस्सा का है। आज जितने भी मेडल पूरे देश में आते हैं, लगभग 40% 45% हम अकेला हरियाणा लेता है, और उसमें से 50% सोनीपत में आते हैं। ये स्पोर्ट्स का अपने आप में एग्जाम्पल है। आप कहते हैं हमने स्कूल बना दिया, आप कहते हैं हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना दिए, विपक्ष कहता है आपके स्कूल में टीचर्स नहीं है और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या अब मैंने एक बात बताई थी, उनका बेचारों का ये काम कहने का है, मैं उनको कुछ नहीं, मेरी एक आदत है, मैंने कभी किसी पर, मैं अपने चुनाव के टाइम भी कमेंट्स नहीं करता ज्यादा, क्योंकि उनको तो अपने आप ही भगवान देख रहा है। तो उनके जो बात कहते हैं उस पर कहने का कोई फायदा। कांग्रेस ये दावा करती है कि एजुकेशनल हब तो उसी दौरान बनने लग गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने उसमें विस्तार ये किया जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं यहाँ से राय से एमएलए भी था और सरकार में शामिल था जब बना था, जब भी अपनी मेहनत थी सारी ना, उन्होंने क्या लेना देना था यहाँ। ये सारा उसी टाइम करवाया था, चाहे जब गन्नौर से चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, गन्नौर का प्रतिनिधित्व किया। इस सरकार में भी हमने जो है यहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जब ये हुआ है। नहीं तो अगर अपना इंटरेस्ट ना हो तो भाई कौन वो कर रहा है। इसलिए हर काम में मैं ये कह सकता हूँ, सोनीपत में जितना भी काम है उसमें कहीं न कहीं भगवान के आशीर्वाद से अपना योगदान जरूर रहा है। सर सोनीपत को जिस तरह से डेवलप करने की कोशिश और जिस तरह से एक मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है, बार बार कंपैरिजन पंचकुला से किया जाता है, गुरुग्राम से किया जाता है, तो उस तर्ज पर आप सोनीपत को ऐसा है। आज हमारी प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में केंद्र की हमारी सरकार है। आज सोनीपत इन सबसे आगे जा चुका है और सोनीपत अपने आप में अब हमारा कंपटीशन इनसे नहीं बचेगा। ये बात हम पहले करते थे, उससे कंपटीशन है, उससे कुछ नहीं। सोनीपत एक साफ सुथरा अच्छा शहर बनता जा रहा है दिन पर दिन, और काफी कुछ बन चुका है। तो ये आने वाले 2 साल के अंदर अंदर सारा सोनीपत का आपका पूरा नक्शा बदला हुआ नजर आता है। आज एक डी प्लान के पैसे का सर बड़ा जिक्र हो रहा है कि गांव के विकास में उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस तरीके से ग्रामीण विकास नहीं हो पा रहा। ये इल्जाम कहां तक सही है और आपको क्यों लगता है, अगर गलत है तो क्यों? ये एग्जाम जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं,
ये इतना सही नहीं है, क्योंकि अभी भी कल भी मैंने मीटिंग ली थी दिशा की, उसमें मैंने इस बात को कहा है और कहा है 31 मार्च तक डी प्लान का पैसे का सारा प्रयोग हो जाएगा और काम भी हो जाएंगे। उन्होंने ये वायदा भी किया और उसमें भी हम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। जो काम करेगा उसी से होगा। ये रोड सारे सिंगल होते थे, गांव के रोड हमने सारे तकरीबन सब डबल करवाए हैं, करने पर लगे हुए हैं। तो हम काम करते हैं। ये कहते हैं कि पीने या पानी, वो भी तो 10 साल में सरकार में रहे या ज्यादा रहे हैं, शुरू से उन्हीं सरकार रही है। पीने या पानी का मामला क्यों नहीं करा? आज हमने लगभग 80% गांव में पीने पानी कोई समस्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी स्कीम भी है, हर घर को हम शौच जल देंगे, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। आज आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का है। ये स्कीम हमने हरियाणा गवर्नमेंट ने भी शुरू की है, जिसमें आज मेरे ख्याल में 4.5 लाख आदमी हमारे सोनीपत में उस स्कीम के तहत कवर हो रहे हैं। तो ये एक गरीब आदमी के लिए इससे बड़ी क्या हो सकता है। एक मुरथल जहरी बाईपास का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो उसका क्या इलाज है और कब तक वो हो पाएगा? कब तक जनता उम्मीद करेगी? अगले उन्होंने मई जून का टाइम दिया है, मैं आपको सितंबर तक का, अगस्त तक का टाइम आप बढ़ा रहे हैं डेडलाइन? मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ ना, इन जो हमें ये बताते हैं उसमें 1-2 महीना हम ज्यादा ही रख लें तो अच्छा रहेगा। कल न ये ना हो कि झूठ रह जाए। ठीक है, ये ना हो कि रमेश साहब ने कहा था और पूरा नहीं हुआ। हाँ, इस बात की मुझे बड़ी चिंता होती है, इसलिए मैं कोई काम पहले नहीं करता जब तक ना हो ले। जमीन पर काम ना होगा मुझे कोई नहीं कह सकता। चुनाव में वायदा करता हूँ वैसे करता हूँ। हम कहते हैं यार काम करेंगे, जो भी होगी कोशिश रोक किया। और मैं आज आपसे कहता हूँ, आप पूरे पार्लियामेंट में घूम लो और पूछ लो भाई MP कोई काम बचाया गया था? मैं जिम्मेवार हूँ इसके लिए। अभी बजट अलॉट हुआ है, सांसद साहब क्या कुछ निकाल पाए सोनीपत के लिए? हाँ, हमारे लिए तो बहुत है। रेलवे का भी बजट काफी हमें मिला है। 3 स्टेशन हम अपग्रेड कर रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरा भी सोनीपत के लिए अब हम ये हमारी जो नहर है ना, नहर के ऊपर 4 लाइन हम रोड बना रहे हैं और उसको फिर जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसमें जोड़ के एयरपोर्ट से सीधा जोड़ लेंगे। वो भी एक नया रोड हो रहा है। दिल्ली से कटड़ा वाड़ा, उस पर काम तेजी से हो रहा है। अब ये सारा एक ऐसा काम है जो विकास का हमने नया मॉडल दिया है। आज गुड़गांव से भी अच्छी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार और इसका सोनीपत नक्शा आने वाले भारत के नक्शे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। ये मैं जरूर कहूँगा। आज हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, राय इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली राय इंडस्ट्रियल, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम हो रहा है। अच्छा, सोनीपत में एक इंडस्ट्रीज को लेकर बड़े एक अभाव नजर आता है। आप इससे अग्री करेंगे शायद कि उतना इंडस्ट्रियल विकास, उतना रोजगार, एजुकेशनल हब के रूप में सोनीपत जरूर विकसित है, इसकी चर्चा भी है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल जो हब होना चाहिए था, जिसका बार बार दावा किया जाता है, जिसकी डिमांड है, तो उसका एक अभाव है अभी भी यहाँ। अब इतनी इंडस्ट्रियां यहाँ आ रही हैं, अब उसका कोई अभाव नहीं है। चाहे कुंडली में ही होंगी, कई हजार इंडस्ट्री हैं, राय में बहुत सारी हजारों इंडस्ट्री हैं, बड़ी में हजारों इंडस्ट्री हैं, नाथोपर में ये सारे, ये झुंडपुर है क्या हमारा जमुना पर, इसमें भी काफी बड़ी संख्या में तादाद में इंडस्ट्रियां आई हैं। आज इंडस्ट्री हब सोनीपत पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। कितना रोजगार दे पा रहे हैं? लाखों ही संख्या में है। ये ठीक है कि बाहर से आने वाले लोग थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन वही भारत के नागरिक हैं। यानी अब हरियाणा के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है? हरियाणा के युवाओं को, सोनीपत के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर नहीं, वो यहीं कर ले, यही बहुत है। यहाँ इतना रोजगार है, यहीं कर ले वो। अच्छा, इन दिनों हरियाणा एक खबर को लेकर हर टीवी चैनल पे छाया हुआ है। वो तस्वीरें जब देखी जाती हैं तो तस्वीरें देख के दुख भी होता है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है? किस तरह से पंच सरपंच जो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, और पंचकुला में हमने देखा कि धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सब हुआ, लेकिन अगर इस तरह से ही चलेगा सब कुछ तो ग्रामीण विकास कैसे हो पाएगा? ये लोग काम कैसे करेंगे? ऐसा ग्रामीण विकास भी होगा और सरपंच भी काम करेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, कोई मीटिंग कर लेंगे और इस सब बातों का हल हो जाएगा। इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी। लगता है कि चुनाव पर इसका असर होगा, क्योंकि बयान साफ है कि हम जेजेपी बीजेपी को गांव में घुसने नहीं देंगे, तो इन बयानों के क्या मायने? ये बयान नहीं, बात तो छोड़ो, कौन क्या दे रहा है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा कोई नहीं है।
अगर बीजेपी को हम ना घुसने थे, ये मैं जरूर, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी नौबत नहीं, जो कह दिया जो भी उन्हीं समस्याएं हैं उनको हम बातचीत से हल कर लेंगे सबको। अच्छा कौशिक साहब, 2019 में क्या ख्वाब लेके चले थे सोनीपत के लिए? कौन कौन से उनमें से पूरे हो गए हैं? कौन कौन से वादे हैं जो पूरे कर दिए गए हैं? कौन कौन से वो प्रॉमिसेस हैं जो डिलीवर कर दिए गए हैं? और अब आपके मन की बात क्या है? मेरे मन की ये बात है, जो हमने 2019 में सोचा था लगभग तक और सारा पूरा किया। मेरा था नेशनल हाईवे रेलवे सारा, अब एक है रैपिड ट्रेन का, उसको उम्मीद है मैं जल्दी से जल्दी उसका काम हम शुरू करवा लेंगे। दिल्ली स्टेट सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, वहां से ऑर्डर हो जाए, फेल डाल दी है और वो पैसे जमा रहे, दिल्ली स्टेट की वजह से ये काम रुका हुआ है। तो 2024 के मैनिफेस्टो में होगा या उससे पहले हो जाएगा? शुरू पहले होना चाहिए, पहले ही हो जाएगा। वो एक और सोचा है, वो भी हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे। एक बड़ा हॉस्पिटल जीटी रोड पर हम ले आ रहे हैं, उसकी बात भी लगभग तय हो गई है। उम्मीद है अगले 2 महीने के अंदर अंदर जमीन फाइनल की उसका शिलान्यास करवा देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चिंता है सोनीपत में, तो उसके लिए क्या कुछ अभी पुलिस डिपार्टमेंट में या वैसे क्या गृह मंत्रालय की तरफ अभी से क्या हमने कुछ चल रहा है? सोनीपत को पुलिस के लिए कमिश्नरी बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि पूरा यूपी से दिल्ली से पूरा बॉर्डर हमारा घिरा हुआ है और इसमें फोर्स भी ज्यादा आई है, अफसर भी, और अब ये सारा कानून व्यवस्था वह पहले भी ठीक, अब और भी ज्यादा ठीक होके सही हो जाएगी। और 2024 के लिए क्या कुछ खास होगा आपके पिटारे में? 2030 तक के लिए कौन कौन से वादे और क्या वो लुभावने वादे में 2024 तक ये है, प्रधानमंत्री जी ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आज भारतवर्ष कहाँ है। यूक्रेन और रशिया युद्ध था, उसमें युद्ध रखवा के अपने लोगों को सुरक्षित निकालना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और पानी, ये पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके लड़के भी, उसके बच्चे भी तिरंगा हाथ में उठा के बाहर निकले हैं। और आज सारा देश बड़े से बड़े की बात कर रही है दुनिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस युद्ध को रोक सकते हैं और इनको बचा सकते हैं दुनिया को, ये छोटी बात नहीं। चलिए, ये तो विश्व की बात हो गई और हरियाणा के मन से तमाम बातें हमने की हैं। जनता हमारे सामने है, जनता के नेता हमारे सामने है। मीडिया का काम होता है कि इनके मन की आवाज इन तक पहुंचे और इनके मन की जो दुविधा है वो भी इन तक पहुंचे। तो ये काम आज हम कर रहे हैं इस मंच के जरिए सर, और आपके भी शुक्रगुजार हैं। जाते जाते आपके मन की बात सीधे जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये वो कह रहे हैं सर, आप सीधे अपने मन की बात जनता अपने से क्या मन कहना? की बात ये है कि हमने सोनीपत पार्लियामेंट का और हरियाणा आज हमारा 1 नंबर स्टेट बनता जा रहा है, जो बन रहा है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे सब, आज हरियाणा, चाहे नौकरियां जो पिछली सरकारों में किस तरह लगती थी आपको पता है, आज मेरिट पर सबको रोजगार मिल रहा है। और हम एक हरियाणा और समान हरियाणा लेके पूरे हरियाणा को साथ लेकर चल रहे हैं। चाहे किसी हल्के में हमारा एमएलए है या नहीं है, उस बात की, हमें तो अपोजिशन के एमएलए कोई 5-5 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम पूरे स्टेट को बहुत तेजी से आगे हमारा बढ़ रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं और भी ज्यादा हम तरक्की करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए। और देखिए, रमेश कौशिक हमारे बीच हैं, जोरदार तालियां, क्योंकि आप ही के नेता हैं, आप ही के सांसद हैं, सोनीपत के सांसद हैं और आप ही की आवाज को पहुंचाते हैं किस तरह से पार्लियामेंट तक, और फिर वहां से बजट भी लेकर आते हैं आपके लिए, बड़े बड़े गफ्फे और तोहफे भी लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। और बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, यही इनका अंदाज है और यही इनकी खासियत है कि बात कोई भी हो, ये मुंह पर करने की लगातार कोशिश करते हैं और करते भी हैं बखूबी। आज भी हमने देखा कि किस तरह से तमाम सवालों के जवाब इन्होंने बखूबी दिए हैं और हर एक सवाल, फिर चाहे वो विपक्ष की कटार हो, उस पर भी जवाब दिए हैं। और सोनीपत के क्या कुछ मुद्दे और क्या कुछ यहां पर बुनियादी ढांचे में जो जरूरत है, जिसको सुधारना है सर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खामियां एक सिस्टम की हैं, वो बनी रहती हैं। उन खामियों को कैसे सुधारा जाए, यही बात आज इस मंच से लगातार कर रहे हैं और भी तमाम नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। रमेश सर, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. मैं भारत 24 का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।